यहाँ पर सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वी एक्सर्ट अ फोर्स, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी भी अपने ऊपर, अपने सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपेरिएंस करती है। मान के चलें ये कोई सरफेस है ना, रिजिड सरफेस है, रिजिड से मतलब जिसके ऊपर ये स्लाइड करती है। तो मैंने कांटेक्ट में नहीं लिया दोनों को, हालांकि कांटेक्ट में रहेंगे। तो देखो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है मोशन से। जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया और फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह। तो इस बारे में कल लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि बॉडी का जो कांटेक्ट सरफेस होता है किसी दूसरी बॉडी से, तो देखो ये वाली दूसरी बॉडी है, इसके कांटेक्ट में है ये अभी, तो ये बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, तो इसके सरफेस पर बैकवर्ड। तो इस सरफेस को ये इमेजिन होता है कि जैसे मैं पीछे जाता हूं तो पीछे जाएगा, तो ये क्या कोशिश करेगा, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद रखना हमेशा फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के ऊपर एक्सर्ट होता है, लेकिन उसकी मोशन को अपोज करता है। हालांकि ये सरफेस कैसा है, मैंने कल भी इस बारे में बात की थी कि बॉडी की जो मोशन है वो रिलेटिव वे में डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। कि आप दो बॉडी के बीच कंपेयर करें और देखें कि उनकी पोजीशन चेंज होती है। अगर पोजीशन चेंज होगी तो समझ लेना कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज बॉडी मोशन में नहीं है। तो ये बॉडी तो रियल में आगे बढ़ती है, ऐसा हमें पता चलता है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को देखें तो इसको क्या लगेगा, जैसे ये बॉडी मोशन में है, और इसको क्या लगेगा जैसे ये, क्योंकि दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। हमारे अकॉर्डिंग तो ऊपर वाली बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए चलती है, नीचे वाली एज इट इज रहती है। लेकिन अगर ये दोनों केवल एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की पोजीशन में चेंज होता है। और ये डिसाइड कैसे करें ये दोनों, तो इसको इमेजिन होता है कि मैं फॉरवर्ड चलती हूँ, इसको इमेजिन होता है मैं बैकवर्ड चलती हूँ। तो फॉरवर्ड चलने वाली को अपने सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे फील होगा, बैकवर्ड। और जिसको लगता है मैं बैकवर्ड चलती हूँ, भाई देखो इस बोर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये क्लियर कर पाना, दोनों बॉडी एक दूसरे को देख के कि मोशन में कौन है, तो इनको तो दोनों को ये लगेगा कि जैसे हम मोशन में, तो ये आगे की तरफ मोशन में रहती है, तो इसको लगेगा जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है। ये वाला सरफेस को ऐसे इमेजिन होता है, रियल में तो बॉडी मोशन में ये है, लेकिन इसे ऐसे इमेजिन होगा कि जैसे हम मोशन किस डायरेक्शन में, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मोशन किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको इमेजिनेशन किधर है, बैकवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से, तो फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलोगे, द फोर्स which opposes the motion and it exerts in the contact surface, between the contact surface, टू सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में वर्क करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इस तरह से। अब ये होता कितने तरह का है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन, सर जो बॉडी रोड एक मिनट चलिए। तो हम बात कर रहे थे बेटा आज फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस the force which opposes the motion of that object is called friction force। और ये कहां पे लगती है, it exerts between the contact surface, है ना, in the backward direction। if the body moves forward, friction works backward on the surface of that body। जिसके ऊपर वो चलती है उस पर फॉरवर्ड ही वर्क करता है ना।
तो ये कंडीशन है कि याद रखना किससे किधर चलता है। तो हमने बात की कि सपोज ये कांटेक्ट में अगर रियल में बॉडी होगी क्या, इसके ऊपर टच करते हुए इसको चलती है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर लिया है, तो इस पर बैकवर्ड। अब इस नीचे वाले सरफेस को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या इमेजिन होता है कि जैसे हमारी बॉडी फॉरवर्ड चलती है तो इसको एक्सपीरियंस होता है कि ये किधर चलती है, पीछे। भाई मान के चलें हम किसी सड़क के किनारे से दौड़ते हैं तो हमारी कार तो आगे बढ़ती है, पेड़ को क्या लगता है कि हम पीछे जाते हैं। इमेजिन तो हो सकता है ना, अगर पेड़ केवल उसी कार को देखे, कार पेड़ को न रोड दिखाई दे ना कोई सराउंडिंग दिखाई दे, केवल दिखाई क्या दे रहा है, कार। कार के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या लगेगा कि जैसे कार आगे जाती है और मैं पीछे जाता हूं। जैसे अभी तुम सब मुझे देखो, मैं तुम्हारी तरफ, ये हाथ तुम्हारी तरफ आता है और ये अब दूर चला जाता है। ये पता कैसे चला तुम्हें कि तुम मोशन में हो, मैं मोशन में हूं? बच्चों बताओ कौन मोशन में है? हम दोनों मोशन में हैं। अगर दो बॉडी मोशन में है, अब मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है। अगर हमारे पास दो बॉडी है बच्चों, तो कैसे पता चलेगा कि दोनों मोशन में है? मैंने अभी एक बात बोली कि किसी बॉडी के मोशन में होने का पता किस तरह से चलता है, उस बॉडी के आसपास की चीजों को देखो, सराउंडिंग को। भाई दो बॉडी हैं, ये दो इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे से मोशन में करते हैं, एक दूसरे को देख के पता चलेगा। लेकिन क्या अगर मैं इस हाथ को करता हूं तो इसको क्या लगेगा, जो रेस्ट में है इसको ये लगेगा हो सकता है मैं भी मोशन में हूं। क्लियर कैसे होगा? ये इसके अलावा किसी दूसरी को देखे। जब ये कंफ्यूज हो जाए कि क्या ये दोनों बॉडी मोशन में है या नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन से, मींस किसी के दूसरी बॉडी के रिलेटिव में, रेस्पेक्ट में देखना होगा उन्हें। तो अगर उसके रेस्पेक्ट में भी पोजीशन जिसकी चेंज होगी, मान के चले जैसे यही दोनों हैं और मान के हम देखते हैं और हमें ये वाली बॉडी दिखाई देती है मूव करते हुए, तो इसको क्या लगेगा, मैं मोशन में हूं, और ये क्या बोलेगी, मैं मोशन में हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं खाली। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? मैंने बोला जब दो के बीच कंफ्यूजन हो जाए तो तीसरे से पूछ लो। तो तीसरा कौन है? हम। और हमारे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होती है लेकिन इसकी नहीं होती। जैसे कार है, कार और रोड एक दूसरे को देखें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि कार रोड को देखती है और रोड कार को, तो कार रोड के ऊपर से आगे जाएगी, रोड को क्या लगेगा जैसे मैं पीछे जाती हूं, जबकि रोड तो अपनी जगह फिक्स है। अब इस बात को डिसाइड कौन करेगा? रोड के किनारे की चीजें, रोड के पास में जो चीजें होंगी, पोल, ट्री, हाउसेज, स्कूल्स, है ना। पर रोड के किनारे क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनको देख के रोड को समझ में आएगा कि नहीं, कार मोशन में। क्यों? क्योंकि रोड और उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती, बल्कि कार और पोल के बीच की, कार और स्कूल के बीच की, कार और हाउसेज के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा होती है। भाई आपने कैसे बोला कि मैं मोशन में हूं, रेस्ट में? क्योंकि आप पीछे देख रहे हो बोर्ड, आपको कैसे पता चल रहा है कि मेरा हाथ मोशन में है? क्योंकि आप बोर्ड के रेस्ट कंपेयर करके देखते हो। अगर बोर्ड से मेरे हाथ की डिस्टेंस बढ़ती है, बढ़ रही है ना अभी, तो आपने क्या आइडिया लगाया कि दूरी बढ़ती है, इसका मतलब हाथ हमारी तरफ आता है, और अगर दूरी कम होगी तो इसका मतलब हाथ दूर जाता है। तो ये मीन्स ये मोशन में है। उसी तरह से ये 9th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, रिलेटिव मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। तो ये फॉरवर्ड और ये, इसको क्या इमेजिन होता है, बैकवर्ड। लेकिन रियल में रोड तो अपनी जगह फिक्स होती है। तो जब इसे इमेजिन होगा पीछे, और हम पहले ही बोल चुके कि हमेशा मोशन को अपोज करती है, तो इमेजिनेशन है बेशक है, लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा क्योंकि हमेशा सरफेस पे लगता है। तो इस बॉडी की मोशन को अपोज करता है और इस पर आगे चलता है। कुछ के मन में आएगा सर ये तो मोशन में थी, इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ये तो मोशन में रियल में तो नहीं है,
तो फिर फ्रिक्शन का सवाल कैसे? तो मैं अभी एक बात बोली है कि ये बॉडी, फिर से समझो, और मैंने अभी फोर्स नहीं लगाता, फ्रिक्शन 0 होगा। मैंने बोला फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल फोर्स। जैसे ही हम क्या करना शुरू करते हैं, फोर्स की वैल्यू लगाना शुरू करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, वी स्टार्ट टू एग्जर्ट द फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शन भी चलना शुरू, अप्लाई होना शुरू होता है। अभी बॉडी मोशन में नहीं आई, मैं कल भी बात की थी इस बारे में। सपोज बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक जाता है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के ऊपर फोर्स नहीं जाती होगी, इसका मतलब 5.1 होते ही बॉडी हमारी किस में आ जाएगी? मोशन में। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स को कैसा फोर्स बोला गया है? एडजस्टेबल, एडजस्ट होता है किसके अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। और कब तक? जब तक बॉडी मोशन में आती है। मोशन में आने के बाद थोड़ी सी वैल्यू कम होती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। जो बात बोल रहा हूं समझना ध्यान से। किसी रेस्ट में रखी हुई बॉडी के ऊपर उसको मोशन में लाना है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? एक्सटर्नल फोर्स। आपने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन फोर्स ने भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी डेवलप हो गया वहां पे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज अप टू कम इनटू द मोशन, बॉडी के मोशन में आने तक। कि क्या होगी कंडीशन? कि ये फ्रिक्शन हमारी बढ़ती है। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन कि फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, तो फिर बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल बढ़ाते रहेंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा, फिर बॉडी मोशन में कैसे आती है? तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ता है। इस बात को ऐसे समझना जरा, इस रस्सी को, इस बॉडी को हमने एक रस्सी से बांधा है बड़े अच्छे से, यहां से लॉक किया। अभी फोर्स नहीं है, तो क्या रस्सी में फोर्स आएगी? कल बताया था रस्सी में टेंशन, फोर्स का मतलब, फोर्स, रस्सी में फोर्स का मतलब क्या होता है? टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग कब प्रोड्यूस होती है? जब उसको पुल करते हो। तो जब एक्सटर्नल नहीं तो रस्सी में फोर्स भी नहीं। आपने फोर्स लगाना शुरू किया 1 न्यूटन, इधर भी 1 न्यूटन आएगा। आपने उधर 2 न्यूटन किया, इधर भी 2 न्यूटन आएगा। एडजस्ट होता है रस्सी में भी। रस्सी में जो लगने वाली अपोजिंग फोर्स है या बोले टेंशन है, वो भी एडजस्टेबल है, लेकिन लिमिट तक। एक वर्ड आता है लिमिट। रबर इलास्टिक है, रबर को स्ट्रेच करते हैं वापस आती है, स्ट्रेच वापस, लेकिन एक लिमिट तक। रबर को स्ट्रेच करते चले गए, छोड़े वापस आ रही है, और छोड़ा वापस, और छोड़ा वापस, और यहां वापस नहीं, ब्रेक हो गई। लिमिट है ना, याद रखना, एक लिमिट, हर चीज की लिमिट होती है। उसी तरह से यहां पे भी एडजस्ट है, फ्रिक्शन एडजस्टेबल है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, सपोज ये 5 न्यूटन पर हमने देखा टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है हमारी रस्सी 5.1 करते ही। 5 न्यूटन तक ये सहन करती है, एडजस्ट करती है। एडजस्टेबल क्यों बोल रहे हैं? जो एडजस्ट कर सके। आपको हम एक चेयर पे 2 बच्चों को बैठा दें, एडजस्ट कर सकते हैं, बैठ जाएंगे? नहीं कर सकते। एक बड़े पर्सन को ले आए, वहां नहीं होगा। वहां क्या बोले कि 2 को बैठाना है, 2 बच्चों को बैठ गए। अब एक थोड़ा, और एक प्रॉब्लम किसको होगी? है ना, समझ गए ना? तो एडजस्ट की भी एक कंडीशन है। तो यहां पे उसी तरह से 3, 4, 5 तक सही रहेगा। 5.1 करते ही रस्सी ब्रेक हो जाएगी। उसी तरह से यहां वाली बात को समझो बच्चों। अब जरा, हमने सरफेस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी के ऊपर जैसे ही फोर्स लगाना शुरू किया इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू करती है। लेकिन कब तक? एक लिमिट तक। आप बढ़ाते जाओगे ये भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ता है? जब तक ये मोशन में नहीं आता। जैसे ही मोशन में आने वाला होगा उस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और उस वैल्यू को, इसीलिए मैंने बोला 2 तरह का होता है फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक।
स्टैटिक दो तरह का बोल सकते हैं, एक तो स्टैटिक की वैल्यू 0 से मैक्सिमम से हम पहले, और मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिस पर वो मोशन में आने वाला होता है। द फ्रिक्शन फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट विच इट इज अबाउट टू कम इनटू द मोशन, जिस पर ये मोशन में आने वाला होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उससे पहले सारा क्या है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जैसे ही में मोशन में आ जाएगी बॉडी, उस टाइम पे उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, फिर से सुनो, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच, फ्रिक्शन फोर्स, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे समझना बच्चों, ये एक्सटर्नल और ये फ्रिक्शन, एफ एस एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रिक्शन को मैंने स्मॉल एफ से, एक्सटर्नल को एफ से। जब तक ये 0 तो ये भी 0, ये है तो ये भी रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स होगी तो फ्रिक्शन भी रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, एफ को इंक्रीज करते हो तो एफ भी प्रोड्यूस होगा, ये इंक्रीज उतना ही ये आएगा, दोनों का रेशो सेम रहता है, ये 1 ये भी 1, ये 2 ये भी 2, ये 3 ये भी 3। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। बॉडी को रेस्ट में रहना होगा तो दोनों इक्वल रहेंगे, याद रखना। एक्सटर्नल 1 फ्रिक्शन 1, एक्सटर्नल फोर्स 2 फ्रिक्शन भी 2, एक्सटर्नल फोर्स 3 फ्रिक्शन भी 3। और मैंने कितना बोला है कि 5 तक ये रेस्ट में रहती है, 5.1 होते ही ये मोशन में आती है, 4 5 4 5। अगर सबका ग्राफ लें, पॉइंट पहला यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, इस तरह से मीन्स हमें मिलता है, और हमारा जो लाइन, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं बच्चों, तो हमें ये मान के चलो ग्राफ यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये मैक्सिमम, ये थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं क्योंकि इधर बोर्ड का साइज 1 2 3 4, और ये यहाँ पे मैक्सिमम जाती है, दोनों का रेशो इक्वल रहेगा, ये भी 1 ये भी 1, इस तरह से, है ना। यहां मैंने 1 सेंटीमीटर सपोज लिया है 1 न्यूटन, यहां मैंने ½ सेंटीमीटर लिया है 1 न्यूटन। स्केल को कंसीडर करके हम ड्रॉ करते हैं, ये 6 7 8 में पढ़ा देते हैं ये चीजों को, कि आप ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन। अब लेकिन जैसे ही 5.1 करता हूं, बॉडी मोशन में आ जाती है, और मोशन में आते ही अचानक से इसकी वैल्यू धीरे से गिरती है ऐसे, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद मैं इसको तो बढ़ाता हूं, लेकिन ये मोशन में आने के बाद 5 नहीं रहता, 4.8 रहता है सपोज, या इस तरह से। इसके बाद ये 4.8 रहता है ना, यहां वाला लगभग, और 4.8 ही बना रहेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, एक लिमिट तक ये इंक्रीज होता है, एक जब मोशन में बॉडी आ जाती है ये इंक्रीज नहीं होता, और उस टाइम पर इसका नाम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो समझ जाना, इस वाले फ्रिक्शन को क्या सा फ्रिक्शन बोलोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और यहां से लेके यहां तक का कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से समझो, जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट में है स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी के मोशन में आने पर काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से समझ लो, बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी उस टाइम पे अगर फ्रिक्शन है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में फ्रिक्शन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसकी वजह से है? एक्सटर्नल। ये याद रखना, बता चुका, काफी क्लियर किया है ये। एक्सटर्नल लगाओगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, एक्सटर्नल नहीं तो फ्रिक्शन भी नहीं, बॉडी रेस्ट में है। तो एक्सटर्नल अप्लाई करने के बाद जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है रेस्ट की पोजीशन में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। शॉर्ट में तो बोल सकते हैं द फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। लेकिन पूरी बात बता रहा हूं बच्चों, ये अप्लाई किया, ये प्रोड्यूस होगा। रेस्ट में रहने तक स्टैटिक, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, देखो बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब बॉडी मोशन में आने वाली है। कैसे आने वाली है? मान के चलो दीवार पे फोर्स लगाते हैं, बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती। मैंने और को बुलाया, 10 लोगों को बुलाया, अब मैंने बोला, अब हमने देखा बॉडी थोड़ा सा फोर्स और लगाओ, और थोड़ा सा लगाते बॉडी हिल गई। अब हमने क्या किया? बॉडी हिल गई, इसका मतलब उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया। तो जिस फोर्स पे वो हिली है एक्सटर्नल पर, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स भी क्या होगा? फ्रिक्शन उतना ही होगा ना। तभी तक तो रेस्ट में रही है बॉडी। रेस्ट में रहने का मतलब क्या है? बॉडी का बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं, जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी मोशन में आ जाती है। देखो यहां तक थी, अब अचानक से फोर्स कम होती है, और अचानक से फोर्स कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे तुरंत आती है, और फिर एकदम से इसकी वैल्यू तुरंत नीचे गिरती है, और फिर आगे इंक्रीज होती है, सॉरी फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल और लिमिटिंग दोनों चीजों को हम देखते हैं। हेलो बच्चों, सर 1 बजे वाली एक मीटिंग है।